डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट है आपका बीपीएससी द्वारा आयोजित 7th फेज की जो टीचर रिक्रूटमेंट है उससे संबंधित एक पीजीटी का और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट है। ये ऑलरेडी हम लोग इससे संबंधित 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, साथ तैयारी करने के साथ साथ आप दिन में ज़रूर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, चाहे किसी भी का हो, लेकिन उसको ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपको इससे पता चल जाएगी आपकी तैयारी कितनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस आप भूल रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हो रही है, ताकि आप वहाँ सुधार कर लें। किसी भी एग्जाम देने से पहले आपको जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस हैं वर्तमान में बिहार सरकार में, उन्हीं के दिशा निर्देश में तैयार किया गया है। और बाकी अन्य की अपेक्षा ये बेहतर, मैं इसको भी नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत बेहतर है, लेकिन ये अन्य की अपेक्षा बेहतर, मैं क्योंकि ऑलरेडी कल प्रैक्टिस सेट को स्टडी कर चुका हूँ। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संप्रभुता विधि द्वारा अबाधित नागरिकों और प्रजाओं के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? या आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसने कहा कि जो संप्रभुता है विधि द्वारा अमर्यादित नागरिकों प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है? ये कथन है आपका जिन बोधा का, जो कि आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का ये जनक हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसने माना कि राज्य वर्ग विरोध विसंगतियों की उपज तथा अभिव्यक्ति है? किसने माना? तो ये है आपका जो मार्क्सवादी लेनिनवादी हैं, ये मानते हैं कि ये जहाँ कहीं भी वर्ग विरोध हो या वर्ग संघर्ष हो, आप वहाँ कार्ल मार्क्स से संबंधित या मार्क्सवादी सिद्धांत से उसी को टिक लगाएंगे, इनके अलावा किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है उदार प्रथा में समता का तात्पर्य क्या है? उदार प्रथा में समता का क्या तात्पर्य? उदारवादी कह सकते हैं आप इसको, कि सबके लिए एक समान व्यवहार या सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार या संतुलन बनाए रखना, यह अवसरों तथा परिणामों की एक समानता है। तो इसका आंसर होगा कि ये सबके लिए समान व्यवहार की बात करता है उदारवादी सिद्धांत या उदारवादी प्रथा। सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार हो, ये कर दो, बाकी ये दोनों 3 और 4 गलत हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? बहुलवादी सिद्धांत में एक कौन सा कथन आपका सही है इसमें से? तो ये है कि जितने बहुलवादी हैं, जितने बहुलवादी होंगे वो संप्रभुता के विरोधी होंगे, ये भी याद रखिएगा। और जितने बहुलवादी हों वो कहते हैं कि राज्य समुदायों का समुदाय या संघों का संघ या संघवादी या शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। न्याय के प्रति मार्क्सवादी दृष्टि क्षेत्र, यानी जो मार्क्सिस्ट व्यू है, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ जस्टिस है, इसकी आधारभूत अवधारणा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो इसकी आवश्यकता से संबंधित है, जिसकी जितनी आवश्यकता है उसी के हिसाब से उसको मतलब की पूर्ति की जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है राज्य की जैव संकल्पना यानी ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी राज्य को सावयविक सिद्धांत या जैव सिद्धांत कौन मानता है, या उसका सावयव रूप कौन सा है? ये तमाम एक ही सिद्धांत है, तो ये है अरस्तु। तो राज्य का सावयव सिद्धांत अरस्तु संबंधित है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा स्टालिनवाद का मत है? मत नहीं है, स्टालिनवाद का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो स्थायी क्रांति का सिद्धांत, ये उसका सिद्धांत नहीं था। बाकी एक देश में समाजवाद या समाजवाद के विकास के साथ वर्गीय संघर्ष की तीव्रता या समाजवाद के अंतर्गत शक्तिशाली राष्ट्र, ये तीनों स्टालिनवाद से संबंधित है, लेकिन स्थायी क्रांति का सिद्धांत तो नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित गैर सरकारी संगठनों में कौन सा एक केवल मानवाधिकार के समर्थन से संबंधित है? तो मानवाधिकार के संबंधित जो संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राजनीतिक विचारधारा के रूप में रूढ़िवाद यानी कंजर्वेटिज्म निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा जो रूढ़िवाद है, एक वर्ग से संबंधित और एक हेगल से संबंधित है।
हीगल से नहीं, हीगल नहीं, ऑक्सफोर्ड होगा इसमें। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समता का विचार निम्नलिखित में से किस एक की चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ है? तो समता का सिद्धांत कौन, समता के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो एरिक वोल्गिन है जो है, ये समानता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये बल्कि दार्शनिक सिद्धांत इतिहासकार हैं। इनका जो ये वोगलिन जो है, ये आपके विचारधारा से संबंधित है। बाकी ये तीनों ही समानता के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सरकार एवं सभी प्रकार के संस्थानिक सत्ता को व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए बाधक मानती है? यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कौन सी विचारधारा बाधक मानती है? तो यह है आपका अराजकतावाद, एनार्किज्म। ऑप्शन बी इसमें जो राज्य को या सरकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक मानती है, और इसके समर्थक आपके महात्मा गांधी जी थे। बाकुनिन, निस्पृह सब है उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, उग्र नारी अधिकारवादियों की दृष्टि से लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है। जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं उनके अनुसार लैंगिक समानता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो है आपका कि पितृसत्ता को चुनौती देकर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नागरिक अधिकार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? नागरिक को उसकी नागरिकता के कारण प्राप्त होती है। नागरिक अधिकार जो है उसकी नागरिकता के कारण प्राप्त होती है, सही है। मानवाधिकार के साथ विनियम बिल्कुल नहीं, उसके साथ इंटरचेंजेबल नहीं है ये सब। भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से, सही है। हमें अपनी भाषा और संस्कृति के अधिकार प्रदान करते हैं, ये कथन भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नौ उदारवादी न्यू लिबरल्स जो हैं किसको मानते हैं, उनका क्या सिद्धांत है? तो जो नौ उदारवादी सिद्धांत हैं उनका मानना है कि समान व्यवहार से अधिक विकल्प की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित विशेषताओं में से किस या किनके द्वारा जनतांत्रिक समाजवाद अपने को वैज्ञानिक समाजवाद से अलग करता है? कौन सा ऑप्शन है वो? तो इसमें जो ऑप्शन 3 है, निर्णय की जनतांत्रिक पद्धति पर बल देना, इससे वैज्ञानिक समाजवाद अपने आप को अलग करता है। बाकी केंद्रीय नियोजन और उत्पादन और वितरण के नीति निर्धारण में बाजार तंत्र की भूमिका को न मानना, ये दोनों मार्क्सवाद या साम्यवादी या समाजवाद से संबंधित है, ये आपका लोकतंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, डी और केवल 3 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्लासिकी उदारवाद यानी शास्त्रीय उदारवाद या क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है? तो क्लासिकी उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत था जिसने क्या था उसका विचारधारा कि उसने निरंकुशतावाद और सामंत वर्गीय विशेषाधिकारों का विरोध किया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्लासिकल यानी जो शास्त्रीय उदारवाद है उसका जनक या उदारवाद का जनक आपका जॉन लॉक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्सवाद उदारवाद का आलोचक है, क्योंकि क्या कारण है इसका कि मार्क्सवाद उदारवाद का आलोचक है? तो ये इसलिए है क्योंकि एक तो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को कम महत्व देता है और पूंजीवादी वर्ग के संबंधों का वैधिकरण करता है। पूंजीवाद उत्पन्न तंत्र में जनित वेशी मूल्य अनुभव करने की असमर्थता, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही और यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मार्क्स के दृष्टिकोण में जब उत्पादन के बलों के अग्रिम विकास में बाधक बन जाते हैं तब सामाजिक क्रांति प्रारंभ होती है। इस संदर्भ में उत्पादन के संबंध इंगित करते हैं। कौन कौन से उत्पादन के संबंध इंगित करते हैं? तो यह है आपके कि मूल्य वर्गों के मध्य संबंध। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कार्ल मार्क्स का नहीं है? तो कार्ल मार्क्स का जो कथन कौन सा नहीं है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का शीर्ष चरण है, ये मार्क्सवाद का कथन नहीं बल्कि लेनिन का कथन है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये मार्क्स का कथन नहीं, बाकी तीनों मार्क्स के कथन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें सरकारें स्थिर रहती हैं।
चाहे तो आप ब्रिटेन में या यूएसए में इसका उदाहरण देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जो सिद्धांतकार राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम सीधा सीधा संघवादी कहते हैं या बहुलवादी कहते हैं या अराजकतावादी या समाजवादी। जो सिद्धांतकार संघों का संघ मानते हैं राज्य को, इसको हम बहुलवाद या प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ये है आपके बहुलवादी, जिसमें लास्की इसके प्रबल समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में राजनीतिक दल क्या है? तो तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में जो राजनीतिक दल हैं वो व्यक्ति प्रधान हैं, यानी उनके जो व्यक्तिगत करिश्माई आधार पर राजनीतिक दल हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्राधिकार पर आधारित है? तो जो आधुनिक नौकरशाही है वेबर के अनुसार वो लीगल रेशनल अथॉरिटी पर आधारित है। वैधानिक तार्किक सत्ता इसको बोलते हैं मैक्स वेबर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वैधता के लिए आवश्यक है। वैधता के लिए क्या आवश्यक है? तो वैधता के लिए आपको एक तो चाहिए कि ऐसी धारणाओं का सृजन जो पूंजीवाद समाज में जनतंत्र का बना रहना सुनिश्चित करती है। ये सही होगा। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सत्ता को स्वीकरण प्राप्त होता है, ये भी सही है। और कानून और अव्यवस्था बनाए रखने के लिए दक्ष पुलिस, ये गलत है आपका। चौथा, अपीड़न होता है, कोवर्सन पावर होती है, इसमें सही है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 से यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता की संकल्पना या कंसेप्ट निरूपित किया या उसका प्रतिपादन किया? तो बोधा के द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत का वर्णन किया गया सर्वप्रथम। और याद रहे ये कि फ्रांसीसी विचारक है और जो इसकी पुस्तक प्रकाशित हुई 1576 में 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक, इसकी फेमस बुक है। उसी में संप्रभुता के सिद्धांत का व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बहुलवादी सिद्धांत शक्ति को मानते हैं। तो बहुलवादी सिद्धांत शक्ति को क्या मानते हैं? तो उनका मानना है कि बहुलवादी जो सिद्धांत है रिलेशनल रूप में, संबंधात्मक रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना किस पर बल देती है? तो आप नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हस्तक्षेप न होने पर। जो नकारात्मक स्वतंत्रता होता है वो उनका मानना है कि व्यक्ति को राज्य के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जनतंत्र का प्रमुख सद्गुण था कि यह व्यक्ति की क्षमताओं के सर्वोत्तम और सम्यक विकास को बढ़ावा देता है। इसलिए जेएस मिल ने लोकतंत्र का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसे परिधि से आवाज यानी वॉइसेस फ्रॉम पेरिफेरी के रूप में जाना जाता है? तो हम इसको वॉइसेस फ्रॉम पेरिफेरी, जो ये आपके 9 मार्क्सवादी हैं जो जिन्होंने डिपेंडेंसी थियरी का सिद्धांत दिया, उसमें से ही माना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सहभागी जनतंत्र यानी जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करता है? किसकी? तो सक्रिय नागरिकता की वृद्धि करता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या सहभागी लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो सामान्यतः जो लॉबी प्रचार है, लॉबिंग जिसको बोलते हैं, वो ये वहीं से प्रचलित हुआ अमेरिका द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? तो दबाव समूह का जो प्राथमिक उद्देश्य है आपका कि नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उत्तर व्यवहारवाद, देखना है आपको, तो उत्तर व्यवहारवाद व्यवहार का निराकरण करता है या व्यवहारवाद को संशोधित करता है, राजनीति के अध्ययन मूल्यों की अनुमति देता है। ऑप्शन 2 और 3 ये सही होंगे। ऑप्शन देख, तो इसमें जो सही आंसर होंगे 2 और 3, केवल 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है?
जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके कंसेप्ट में कौन सा एक शामिल नहीं है, तो ये है आपका योग्यता की खोज, बाकी तीनों उसमें शामिल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही तानाशाही की कीमत है या संसदीय जनतंत्र कीमत है, राजतंत्र की कीमत है या संघवाद की कीमत है। तो हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र की कीमत है। फेमस कोट है उनका, अच्छे से आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन जनतंत्र का समर्थन किया था। तो दल विहीन जनतंत्र की समर्थन करने वाले जेपी हैं, जेपी या जयप्रकाश नारायण हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जनतंत्र निम्नलिखित में से किसमें संतुलन स्थापित करने का समर्थन करता है। व्यक्तिवाद और रूढ़िवाद के मध्य या समाजवाद और साम्यवाद के मध्य, व्यक्ति अधिकार और सामाजिक कल्याण के मध्य या जनतंत्र और साम्यवाद के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा कि जो जनतंत्र है किसके मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, व्यक्ति का अधिकार और सामाजिक कल्याण के मध्य। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को वृहत एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार्य बनाया वह है। कौन सा सिद्धांत होगा इसमें, तो है आपका प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, उदारवादी जनतंत्र प्रतिस्पर्धा और निर्वाचित विकल्प पर आधारित है जो प्राप्त करता है राजनीतिक बहुलता के द्वारा। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हटिंगटन के अनुसार, सैमुअल यानी एसपी हटिंगटन के अनुसार निम्नलिखित देशों या क्षेत्रों में किसी जनतंत्रीकरण की तृतीय लहर में माना जा सकता है। यानी कौन से ऐसे देश या क्षेत्र में जिसमें जो भी देश आज़ाद हुए जनतंत्र की तीसरी लहर में आज़ाद हुए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी कि दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के देश। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये जनतंत्र की तीसरी लहर में देश आज़ाद हुए, इनमें तीसरी लहर में लोकतंत्र स्थापित हो पाया। क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्यक्ष जनतंत्र का सर्वप्रथम ज्ञात उदाहरण पाया जाता है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है सबसे पहले उसका उदाहरण कहाँ पाया जाता है, एथेंस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित सरकारी व्यवस्थाओं में से किसका द्विसदनात्मक एक आवश्यक लक्षण है। यानी कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें द्विसदनात्मक बाइकैमरलिज्म एक जरूरी लक्षण है या उसकी जरूरी विशेषता है, तो संघीय व्यवस्था का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जहाँ जहाँ संघवाद है आपको कम से कम बाइकैमरलिज्म एक आवश्यक लक्षण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित देशों में से किसे चीन ने सामाजिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में वर्णित किया है। किसे चीन ने ये उपमा दिया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूएसएसआर को। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रिटेन के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड सभा की न्यायिक शक्तियों की समाप्ति का प्रस्ताव रखा था। ये हैं आपके टोनी ब्लेयर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, संवैधानिक सरकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सही जो कथन है उसको चूज करना है। संवैधानिक सरकार क्या है, एक तो सीमित सरकार का एक रूप है, सही है, और वह है जिसमें संविधान से सत्ता प्राप्त की जाती है, ये भी सही है। वह है जहाँ सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है, कोई ज़रूरी नहीं, ये कथन आपका डिसमैच है, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ औपचारिक अध्यक्ष ही हो, न भी हो तो भी चल जाएगा। वह है संवैधानिक सरकार वह है जहाँ संविधान और विधि सत्ता को सीमित और अभिपुष्ट करते हैं, तो ऑप्शन 4 भी सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक अपने जातीय बहुमत के संबंध में संस्थागत अधिमान व्यवहार की नीति का अनुसरण करता है। कौन सा एक देश है, तो है आपका मिस्र। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, यह विचार कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के पूर्व संसद को चाहिए कि वह एक वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना का पता लगाए। यह अंश कहाँ का है या विशेषता कहाँ की है, तो ये विशेषता है आपका जर्मनी के संविधान का। क्वेश्चन नंबर 48 है, द्वैत संघवाद यानी डुअल फेडरलिज्म का क्या अर्थ है। तो डुअल फेडरलिज्म का अर्थ है कि राष्ट्र और राज्य सरकारों का एक समान कार्य। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए,
ब्रिटिश संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है आपको चूज करना है। तो ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान है, सही है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, ये कथन भी सही है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, ये गलत है, ब्रिटेन में नहीं बल्कि यूएसए में इसकी व्यवस्था, भारत में व्यवस्था है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ये आपको मैच करना है। जो संसदीय व्यवस्था है इसमें विधायिका के प्रति मंत्रियों का उत्तरदायित्व होता है और साथ ही जो अध्यक्षात्मक सरकार है इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है और जो संघीय व्यवस्था है इसमें शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था में। और दक्षात्मक में क्या होता है, शक्ति का पृथक्करण होता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ होता है आपका, संसदीय शासन में। और एकात्मक व्यवस्था जो होती है इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, यूएसए के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। यानी जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति उसके बारे में कौन सा एक कथन आपको सही है वो बताना है। तो है आपका, महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा में प्रारंभ की जाती है और उस पर सीनेट विचार कोष्ठ के रूप में काम करता है, यानी ट्रायल चैम्बर के रूप में। उसमें यानी जो अमेरिका का राष्ट्रपति उसमें महाभियोग लाना तो आपको सीनेट में उसमें प्रस्ताव लाना पड़ेगा, उसमें प्रक्रिया होगी और जो आगे जो पास करके भेजेगा, प्रतिनिधि सभा में प्रारंभ की जाती है और सीनेट में इस पर उस पर व्याख्या या जो भी परिणाम या बहस की जाती है। तो सीनेट होता है एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करने लगता है, ट्रायल उसमें चलता है, साफ साफ ये कहें आप। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमेरिकी संविधान व्यवस्था का अंग नहीं है। तो अमेरिकी शासन प्रणाली का कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो वहाँ राष्ट्रपति के पास वीटो है, सीनेट का शिष्टाचार है और फिलिबस्टरिंग जिसको गतिरोधन बोलते हैं, लेकिन ये सामूहिक उत्तरदायित्व वहाँ नहीं है, ये बल्कि संसदीय शासन प्रणाली में अपनाया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन और भारत में है। अध्यक्षात्मक में ये नहीं होता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, ये अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था या शासन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, राजनीतिक यथार्थवाद इन पॉलिटिकल रियलिज्म निम्नलिखित में से किसकी स्वायत्तता का समर्थन करता है। तो ये राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता का समर्थन करता है। प्यारे दोस्तों, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको खबर लग जाए। और साथ ही और चाहें तो आप अपने दोस्तों की भलाई के लिए उनको भी अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मॉर्गनथाउ के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक यथार्थवादी सिद्धांत में राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि अन्य विचारधारा के मानकों को पूर्ण अवहेलना करते हुए राजनीतिक कार्य की स्वतंत्रता या स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 55 है, इसको आपको मैच करने की तरफ देश हैं और उनसे संबंधित राजनीतिक व्यवस्था है। जो चीन है आपका वो आपका लोक जनतंत्र समाजवादी गणतंत्र से संबंधित है। जर्मनी संघीय प्रतिनिधि जनतंत्री गणतंत्र। और जो आपका फ्रांस है वो अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणतंत्र। और दक्षिण अफ्रीका संप्रभु जनतंत्री गणतंत्र है। तो आपका पहले का तीसरा, बी का पहला। तो ये आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, चीन के संविधान का निर्वचन तथा उसके कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है। तो इसका आंसर होगा आपका कि नेशनल पीपल कांग्रेस की स्थायी समिति के पास है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस रूप में समझते हैं। तो जितने भी मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद की असंभावी विजय की आशा रखते हुए बुर्जुआ और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निर्वाचन थकान इलेक्ट्रोल फटिक जो है फटिक
पद का क्या तात्पर्य अर्थ क्या है? निर्वाचन थकान से क्या अर्थ है? तो निर्वाचन थकान क्या है? बार बार होने वाले निर्वाचन के कारण जनता की उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से नव यथार्थवाद यानी न्यू रियलिज्म के सिद्धांत का अग्रणी या पॉइनियर थिंकर कौन है? तो नव यथार्थवाद के जो समर्थक हैं केनेथ फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 60, शेलिंग के मिश्रित उद्देश्य खेल यानी मिक्स्ड मोटिव गेम की संकल्पना से पूर्णतः कौन से दृष्टिकोण निहित हैं? कौन से दृष्टिकोण इसमें निहित हैं? तो इसमें जो है मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निर्णय सिद्धांत का जो डिसीजन मेकिंग थियरिस्ट्स हैं उनके अनुसार निम्नलिखित में से किस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो जो निर्णय निर्माण सिद्धांतकार हैं वो कहते हैं कि वास्तविक तथा वस्तुपरक परिवेश पर जो विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सकारात्मक रोग यानी पॉजिटिव सम वाले खेल में क्या होता है यानी उसका क्या तात्पर्य है? तो इसमें क्या ये होता है कि लाभ और हानि अनिवार्यतः समान नहीं होते और दोनों ही पक्ष लाभान्वित हो सकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जो पॉजिटिव सम गेम थियरी है। क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जॉन बर्टन द्वारा विवेचित उपयुक्त कारकों में से कौन सा निर्णय को निर्धारित करते हैं? तो इसका आंसर होगा निर्णय के निर्धारित करने वाले जो हैं आपके, एक तो आपका परसेप्शन होना चाहिए और एक आपका एक्सपेक्टेशन और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1, 3, 4 सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 64, नियमित निर्वाचन क्या है? तो नियमित निर्वाचन जो है आपका जनतंत्र का आवश्यक परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में से किसे नवीन निर्भरता अधिक महत्व देती है? न्यू डिपेंडेंसी किसको अधिक महत्व देती है? तो है आपका कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश पर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है विशिष्ट वर्ग के संचरण की अवधारणा का प्रयोग गिटानो मोस्का द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 66 होगा जो आपका सर्कुलेशन ऑफ इलीट है ये किसके द्वारा दिया गया? गिटानो मोस्का या विल्फ्रेड पेरेटो या रॉबर्ट मिशेल या मैक्सवेल के द्वारा। तो जो सर्कुलेशन ऑफ इलीट का सिद्धांत है वो विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 67 इमैनुअल वॉलरस्टीन के कार्य का प्रमुख लक्षण क्या है? तो जो इमैनुअल वॉलरस्टीन है उनका किसमें? तो वर्ल्ड सिस्टम से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 बड़े नगर में राजनीतिक यंत्र यानी जो पॉलिटिकल मशीन की रॉबर्ट मर्टन की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा वो फंक्शनलिज्म से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्विंसी राइट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवाद के अनुक्रमिक चरणों को इंगित करता है? तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन ए मध्यकालीन सबसे पहले, फिर राजतंत्री, क्रांतिकारी, उदार, सर्वाधिकारवाद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सबसे पहले मध्यकालीन, फिर उसके बाद राजतंत्री या क्रांतिकारी या उदारवादी, फिर सर्वाधिकारवादी व्यवस्था आती है क्विंसी राइट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 70 है ये आपको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो जो सी राइट मिल्स हैं जो गिटानो मोस्का है द रूलिंग क्लास में वो कहता है कि ये पार्टी से संबंधित है। तो आपको मैच करना है इसमें। तो जो सी राइट मिल्स हैं आपके वो संबंधित हैं आपके कौन सी पुस्तक है उनकी? द पावर एलिट है ए का चौथा होगा। व्लादिमीर लेनिन जो लेनिन की रचना है वैनगार्ड पार्टी होगा। और गिटानो मोस्का इनकी जो पुस्तक है रूलिंग क्लास द रूलिंग क्लास गिटानो मोस्का का रूलिंग क्लास होगा। और रॉबर्ट मिशेल जो है वो इनका आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की ये मैच होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 फिर से आपको मैच करना है एक तरफ आपके तो उपयुक्तवाद तो आपको सभी जानते हैं बेंथम जो हेजमोनी का सिद्धांत है ग्रामसी दिया और प्रतिनिधित्व
जेम्स मैडिसन का सिद्धांत है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है 71 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का ऐसा रूप है जो राष्ट्र के पुनर्जन्म पर मुख्यतः बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का क्या आंसर होगा? तो ये होगा आपका कि एक विशिष्ट सभ्यता के रूप में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73, इसको मैच करना, एक तरफ नेतागण और उनसे संबंधित आपका आंदोलन है उसे मैच करना है। तो इसका आंसर होगा एस ए डांगे, ये श्रमिक आंदोलन से संबंधित हैं। ए के गोपालन कृषक आंदोलन से, और चारों मजमदार जो हैं सशस्त्र क्रांति से, गोदावरी प्रलकर जनजाति क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74, गांधी की दृष्टि से स्वराज का क्या अर्थ था? तो गांधी की दृष्टि में स्वराज का अर्थ क्या था? सबके शुभ का अनुसरण किया जाए, परस्यूट ऑफ गुड ऑफ ऑल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, गांधी जी की दृष्टि में भारत में अस्पृश्यता की बुराई को दूर करने में प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या है? इसका आंसर होगा उच्च जाति के हिंदुओं का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, ये आपको मैच करना है, एक तरफ सिद्धांतवादी हैं उनसे संबंधित कंसेप्ट है। तो दादा भाई जो नौरोजी हैं उन्होंने किस चीज़ का सिद्धांत दिया? ड्रेन थियरी, अपहन सिद्धांत दिया। और जो महात्मा गांधी हैं ट्रस्टीशिप यानी न्यासिता का सिद्धांत दिया। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी इंटरनेशनलिज्म का सिद्धांत दिया। और टोटल इंडिपेंडेंस, टोटल रिवॉल्यूशन, ये संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, नीचे दिए गए आंदोलनों का सही कालक्रम के अनुसार चूज करना है। कौन सा इसमें पहले घटना घटी फिर कौन सा घटना सही क्रम में है? तो इसका जो आंसर है, जो सबसे पहले हुआ इसमें असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो आपका 1921 और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, ये आपको मैच करना है। एक तरफ सिद्धांतवादी हैं उनके द्वारा दिया गया विचार। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये किसकी बात करता है? तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं वो महिलाओं के लिए समानता की पहली बार इसने वकालत की। कार्ल मार्क्स जो हैं आपके, कार्ल मार्क्स एलिनेशन की बात करता है। कार्ल मार्क्स विसंबंधन, और आइजा बर्लिन जो है ये बात करती हैं आपकी सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। जॉन लॉक और आपका सहिष्णुता टॉलरेंस की बात करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, ये आपको फिर से मैच करना है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का निषेध, तो ये आपका अनुच्छेद 15 में है। तो ऑप्शन या आर्टिकल 15 की बात करता है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 है आपका आर्टिकल 24। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये आपका अनुच्छेद क्या है 20 है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा सही है। तो इसमें चूँकि देखिए ये ऑप्शन गलत है, तो आप यहाँ चूँकि 2 बार 24 कर दिया है, 1 बार 20 करना चाहिए। तो इस हिसाब से ये आप मान लीजिए 15, ये हो गया आपका 24 और ये हो गया 20, और अस्पृश्यता का उन्मूलन ये आपका 17। तो आप इसे मैच कर लीजिए, ऑप्शन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, 1920 ईस्वी के उत्तरोत्तर काल तथा उससे पहले अवधि के भारतीय क्रांतिकारी उग्रवादियों में अंतर का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? वो था आपका कि क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा का अधिग्रहण, ये था। ये आपका 80 का आंसर डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 फाइनल हो गया। और ये था आपका बीपीएससी 7th फेज की जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का ये हम लोग प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किया। प्रैक्टिस सेट नंबर
ये 6 था। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। इसी आशा के साथ कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आगे भी हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तैयारी आप करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स रहिए, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका सिलेक्शन हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।